यहाँ से हमें l प्लस बी का वैल्यू कितना मिल जाता, 10 मिल जाता। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। लेकिन अभी एक और इक्वेशन की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला है कि आपका हाइट है 8 और आपका हाइट जो है वो बेस में एक साइड से 3 ज्यादा है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो h इज इक्वल टू 3 प्लस बी मान सकते हो कि नहीं इस हिसाब से? यस सर। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h का वैल्यू तो 8 है। यस सर। तो h का वैल्यू 8 रखने के बाद वहां से b का वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। और अगर b का वैल्यू 5 आ गया फिर आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से l का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर, आ गया था समझ। तो l भी आ गया, b भी आ गया, h भी आ गया, आराम से हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक, ओके सर। ओके, नेक्स्ट पीयूष। पीयूष अनम्यूट करना। ठीक सर। हाँ पीयूष, क्वेश्चन नंबर 4 में आप बताओ आपने सबसे पहले किया क्या? क्यूब का हर एक एज से उसको इंक्रीज। नहीं, वो क्वेश्चन मुझे पता है, क्वेश्चन मैंने भी पढ़ लिया। आपने क्या किया ये बताओ। सर मुझे एग्जैक्टली उतना समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर अच्छा, सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? जितना परसेंट इंक्रीज हुआ। नहीं, नॉट अप्रोप्रिएट। श्रीजा, आप तो मेहनत नहीं करते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत कैजुअल आप रहते हो। पीयूष, इस टाइप के अटेम्प्ट से कैसे होगा? अगर परसेंटेज इंक्रीज सबसे पहले हम क्लास 8 में देखते हैं, और आई थिंक पहले भी मैंने यहाँ पे भी इवन अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला वाले स्लाइड पे भी ले जाऊँ, वहां पे भी हमने एक क्वेश्चन था, मुझे जितना याद आ रहा है, एक क्वेश्चन था जहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड, एक ट्रायंगल के सारे साइड्स डबल हो रहे थे, तो वहां पे आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया पूछा हुआ था। तो अगर आपको वो क्वेश्चन याद है, मुझे याद है, मैं इतने जगहों पे पढ़ा रहा हूँ, 8 से लेके 12 हर एक बैच में पढ़ा रहा हूँ मैं तो, और मुझे अगर याद है कि मैंने आपके क्लास में सिर्फ 2 क्लासेस पहले अगर ये क्वेश्चन कराया है कि ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल साइड, तो फाइंड द चेंज इन एरिया। अगर वो नहीं पता पीयूष, तो कहीं ना कहीं वो जो मेहनत चाहिए ना, वो मेहनत नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल सी बात मुझे दिख रही है, वो जो मेहनत चाहिए वो नहीं कर रहे हो आप। ये तो चलो थोड़ी सी दूर की बात है, परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया नहीं बता पाओगे तो फिर क्या, किस तरीके की मेहनत की हो? इस तरीके से डाउट्स अगर मैं आपके बताने लगूं, कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेयर मिनिमम हार्डवर्क तो किया नहीं हो आप। अगली बार से ना मैं इन सब चीजों को अवॉइड करूंगा। जैसे अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो मैं उससे पूछूंगा कि हाँ तुमने क्या किया है। इस तरीके से क्या होता है, ये सब टाइम वेस्ट होता है। नाउ प्लीज जेन्युइन डाउट्स किस किस के, थोड़ा सा ये बताइएगा। जेन्युइन डाउट किस किस के, इस तरीके के डाउट्स नहीं जहां पे हमने अगर लास्ट क्लास में कुछ चीजें की हुई है और अगर आप वो भी नहीं बता पा रहे हो तो फिर मैं आपके डाउट्स नहीं बताऊंगा। आई नीड टू नो एग्जैक्टली किन्होंने जेन्युइन अटेम्प्ट्स किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी चीज यहाँ पे समझ जाओ, ये सबके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि डाउट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने उस क्वेश्चन में सिर्फ आधा 1 मिनट का एफर्ट डाला, आपसे हुआ नहीं एंड यू केम टू द क्लास, because in this way we will never be able to complete the syllabus
And forget about the syllabus. Even if I teach you the concept, you will never be able to learn. अगर आप 2 क्लास पहले का चीज को याद नहीं रख पाए हो, तो अभी मैं फिर से बताऊंगा, क्या याद रखोगे आप? ऑब्वियसली कुछ नहीं याद रखोगे. जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी को परसेंटेज चेंज इन एरिया नहीं याद है, तो पहले तो क्लास 7th की चीज है, मानो 7th में नहीं पढ़े, 8 में पढ़ना चाहिए था, 8 में भी भूल गए, 2 क्लास पहले तो मैंने बताया था. इस तरीके से you cannot improve. Show me your hard work, I will help you. If you are showing your casualness, I'll be casual with you, because I have a lot of serious students here. Out of 43 44 15 students बड़े serious हैं यहाँ पे, so I have no problem helping them out. Now अदिति, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहे हो आप, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो या होमवर्क का कह रहे हो? शायद अली कोई डाउट यहाँ पे? कौन कौन है जो थोड़े से, जिनको डाउट्स है ना, अपनी कॉपी को साथ में रखना, आपने एग्जैक्टली क्या क्या अटेम्प्ट किया हुआ. आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दिया था, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डिमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड कंप्लीटली if the available paint can be used on an area of 6075 meter square. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये ब्रिक्स को कहां पे लगाने वाले हो? हाँ, तो अनुजा, यहाँ पे आपको आंसर नहीं आया, इन द सेंस आपने क्या किया, एक बार बताओ अनम्यूट करके. सर मैंने सरफेस एरिया निकाला है ब्रिक का. सर फिर उसके बाद टोटल एरिया से डिवाइड किया है. और ये यूनिट्स को कन्वर्ट किए थे? सर वही, उसी में सर नहीं हो रहा है सर, मेरा उसी में आंसर नहीं आ रहा है. तो अभी जैसे कि मीटर स्क्वायर है 6075 मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले तो आपको पूरे को सेम उसमें कन्वर्ट करना था, तब जाकर ये होता. ये सर किया है मैंने सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा है सर. फिर आपने इसको किससे डिवाइड किया है? सर मैंने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर सर सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है. सबसे पहले तो हमेशा हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाते हैं, क्योंकि उससे हम फ्रैक्शंस नहीं आते. अगर आपने उसको, ठीक है, यहाँ पे इतना इशू नहीं होगा, बट हमेशा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाइएगा, ताकि वो मल्टीप्लाई करोगे आप और फ्रैक्शंस के चांसेस कम हो जाएंगे. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अब आपने ब्रिक्स का क्या एरिया कैलकुलेट किया? सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, क्या कैलकुलेट किया है? सर टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ दिस डिमेंशन कैन बी पेंटेड कंप्लीटली? तो मतलब हम हर एक ब्रिक को पेंट कर रहे हैं. इफ द अवेलेबल पेंट कैन बी यूज्ड ऑन एन एरिया ऑफ 6075 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे आइडियली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अगर सबसे पहले TSA ऑफ 1 ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा 15 इंटू 9 इंटू 15. तो ये निकल कर आया 15 9 135. अच्छा, दिस इज 225 इंटू 9. अच्छा, इनफैक्ट अभी ना कैलकुलेशन भी नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. तो ये I did a mistake. This will be 2 times of LB plus BH plus LH. So 270 plus 225, ये हो गया आपका 495. तो 2 times of 495 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आया. ये एक ब्रिक का आया है.
मान लो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको n नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, तो हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6075 into 100, एक मिनट, ये क्रिश आ रहा है, लेट मी चेक इफ इट यहाँ 830. तो 6075 into 100 डिवाइडेड बाई, ये तो हमारा हो गया टोटल सरफेस ऑफ, जो टोटल सरफेस एरिया पेंट का हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक. सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक दिया हुआ है 2 इंटू 495. अब आपको इसको डिवाइड करना है. तो सबसे पहले 2 से अगर देखो तो ये तो यहाँ पे 50 बना ही दिया. अब अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 99 हो जाएगा. अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको शायद दिक्कत इसलिए हो रही होगी बिकॉज आप एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अनम्यूट कीजिएगा. एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ. सुनो, अगर आपके पास, अनम्यूट करना. यस सर. अगर आपके पास 95 लीटर्स लेट्स से पेंट है, ठीक है, और अगर आपको एक घर पेंट करने में, कंप्लीटली पेंट करने में 10 लीटर जरूरत चाहिए, तो ऐसे 95 लीटर्स में आप कितने घरों को कंप्लीटली पेंट करोगे? क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं कि आपके पास 9.5 आएगा. 9.5 तो आपने प्रॉपर्ली डिवाइड किया, बट आपने क्वेश्चन नहीं सुना. आपके पास 95 लीटर्स पेंट है और आप एक घर को कंप्लीटली पेंट करने में आपको 10 लीटर की जरूरत पड़ती है. तो द क्वेश्चन इज कि एक घर को कितने घर आप कंप्लीटली पेंट कर सकते हो? सर 9 घर और एक आधा होगा एक और घर का. अगेन क्वेश्चन क्या है, कितने घर कंप्लीटली पेंट कर सकते हो? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 9. ठीक है. Yes. अगर हम यहाँ भी क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ दिस डिमेंशन कैन बी पेंटेड कंप्लीटली if the available paint can be used on an area of 6075 meter square. तो आपके पास इतना पेंट है, आपसे पूछा गया है कि आप कितने डायमेंशंस, कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो. तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे तो आपको वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है. कितना आ रहा है आपका फ्रैक्शन में वैल्यू? सर मेरा फ्रैक्शन ही में आ रहा है सर. मैंने कट की 675 into 1000 by 11 आ रहा है. आपने उसको अप्रोक्सीमेट नहीं किया? नो सर, मुझे लगा गलत बना दी इससे. 60 फिर से बोलना. 675 into 1000 by 11. गलत ही है वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे 99 था, तो इंटू 1000. ये सर मैंने मीटर स्क्वायर का किया था इसलिए. वो मैटर नहीं करेगा मीटर स्क्वायर में भी किए हो तो. ठीक है, ये 99 रहेगा ही रहेगा. और क्योंकि आपने वहां पे, आप बताओ कि मेरे इक्वेशन को देखिए, मेरे इक्वेशन में 6075 है, 1000 भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 99 नहीं होगा 11 होगा? कैलकुलेशन मिस्टेक किया. अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली, सर मैंने 675 लिखा है. क्यों लिखा है 675? सर मैंने कट किया है तो आया है 675 into 1000 by 11. किससे कट किया हो? ना ही ये नंबर 3 से कैंसिल हो रहा है. ठीक है, 9 से भी कैंसिल हो रहा है क्या? 12 18, हाँ 9 से भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 11 हो गया. 9 से ये जाएगा तो
9 6 54, 57 67। पहले तो इतने लोग इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आयुषी जस्ट अराइव्ड, लेट मी चेक इफ शी हैज डन द होमवर्क और नॉट। की है। सो 9 से डिवाइड किया तो 54 हुआ, फिर 67, 9 7 63, एक मिनट, 9 से किए, 9 से 54, 67, 45, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बचा 675 इंटू 1000 अपॉन 11, राइट। ठीक है, अच्छा ये रजनीश कुछ कह रहा है। रजनीश क्या कह रहे हो? 60673 क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं सर, इसका आंसर बता रहे थे। अच्छा, कैलकुलेट करके ना। यस। सो देखो यार, ये अब ना इस तरीके के क्वेश्चन में अब जैसे आप थोड़ा सा डिवीजन करने जाओगे, लेट्स से मैं अब यहाँ पे हमें दिख गया कि ये मेरा फाइनल चीज है, तो देखो अनुज, अब सिंपली अगर आप 675 को 11 से डिवाइड करते, 675 को 11 से डिवाइड करते, 6 से जाता 66 बनता, यहाँ 1 आएगा 15, फिर ये 1 होगा, उसके बाद ये 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कवर मतलब कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो 11 3 33 हो जाएगा, उसके बाद ये 70 बनेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद मतलब वैल्यूज डाल रहा हूँ, 61.37, फिर ये 66 हो गया, फिर ये 40 आ जाएगा, फिर 33, फिर 7। तो अब ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि 6.373737 करके चल रहा है। ठीक है, 61.3737 करके चल रहा है। अब देखो आप उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 61.37373737 के साथ जब ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कितना बन रहा होगा? ये बनेगा रफली 61373.737 ऐसे चलते रहेगा। आ रहा है समझ में क्या यहाँ तक? वी हैव जस्ट डन कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अनुजा। यस सर। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ रही है 61373 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये हमारे एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहे हैं। आप बताओ कि टोटल कंप्लीट आपने कितना किया होगा, कंप्लीट पेंट कितना किया होगा? जैसे अभी हम लोग 9 घर वाला देखा था ना कि 9.5 एग्जैक्टली डिवाइड करके आ रहा था, तो एक्चुअल कितने पेंट हुए थे? तो टोटल कंप्लीट पेंटिंग हुआ था 9 घरों में। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप इसको छोड़ दोगे, डेसिमल पार्ट को छोड़ दोगे, और ये जो पार्ट है ये आपका वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 61373। सर यहाँ पे 7 की जगह 6 होगा। अच्छा, 7 की जगह 6 होगा। ठीक, आ रहा है समझ में? यस सर, थैंक तो यू। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना घर वाला, वही एग्जांपल है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड कंप्लीटली इफ दिस इज द अवेलेबल पेंट। तो इसका कहीं, अब आपने डिवाइड किया, डिवाइड करते और अगर एक प्रॉपर इंटीजर आ जाता ना तो वही आंसर होता, लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन जैसे कि अगर 5.2 आता तो हम 5 कंसीडर करते, इवन अगर 5.9 भी आता तो हम आंसर 5 कंसीडर करते। ठीक है, ओके सर। अच्छा नेक्स्ट, और क्या डाउट है? जिन लोगों ने जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है, ताकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया तो यू शुड बी एबल टू टेल मी समथिंग। हाँ, जैसे अभी इसने सॉल्व किया हुआ था, कैलकुलेशन किया हुआ था, इसको लास्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ था। सिमिलरली और कौन है? अच्छा होता है इस तरीके से सीरियस स्टूडेंट्स का डाउट बताएंगे, क्लास जल्दी खत्म होगा। और कोई? एनी मोर डाउट्स? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो अदिति एक बार म्यूट करना, अदिति सिन्हा। यस सर। यस, अभी आप बताओ कि आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाया? अगर आप क्यूब्स को ज्वाइन करते हो तो क्या चेंज होता है उसके कारण? आपको आगे से क्या दिखेगा? Three cubes each of side 5 centimeter are joined end to end। इसका मतलब क्या है, मेरे को पहले ये समझाओ।
What happened? What happened, Aditi? Sir, I was not able to unmute. That's why I was not able to speak. Okay. हाँ. So बताइए. Sir, please repeat your question. Question is कि when you are joining 3 cubes end to end, what is the resultant structure? Sir, cuboid. Cuboid, right? मैं आपको अभी स्क्रीन पे ये दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ ताकि वो थोड़ा सा इमेज और क्लियर हो जाए. ठीक है, जैसे ये इमेज को देख पा रहे हो आप, दिख रहा है क्या ये इमेज आपको? Yes, sir. हाँ, तो ये एक एक क्यूब्स थे, 5-5 सेंटीमीटर के क्यूब्स थे. जब हमने 5-5 सेंटीमीटर के क्यूब्स को 3 को ज्वाइन किया तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया? हमारा स्ट्रक्चर बन गया एक क्यूबॉइड. अब इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन के बेसिस में. तो अगर हमने 3 चीजों को ज्वाइन किया तो आपको सबसे पहला चीज, क्या उसके हाइट में कुछ इफेक्ट होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट? तो उसका हाइट ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब. इसके ब्रेथ में कोई इफेक्ट होगा क्या? बताओ. नहीं हो रहा है ना, देख सकते हो. बस इसमें इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? लेंथ में हो रहा है, क्योंकि आपने 3 चीजों को ज्वाइन किया तो लेंथ बड़ी हो गई, राइट? सो यहाँ पे जब आप इसको ज्वाइन कर रहे होगे, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ 3. अब क्या है कि बुक में आप हो सकता है आप इतने अच्छे से डायग्राम ना बना पाओ. Sir, I drew the diagram, but what I did was that I took I took the area, the square area together, and then I added all of it. Okay, no. So in that way, the answers will come out to be different, ना? Because when Yes, you're joining surfaces, तो ध्यान से समझोगे तो कुछ ऐसे surfaces है जो दोनों join हो गए, है ना? Like look at my hands. अगर हम इस hand का मेरा surface area 50 है, इस hand का मेरा surface area 50 है, और अगर मैंने दोनों hands को join कर दिया, क्या मेरा area 100 हो गया? नहीं. No. Because 50 में ये भी आया था और ये भी आया था, right? So yes, if I am joining this, then my area will be what? It will be 50 only. थोड़ा सा change बढ़ गया because of some, you can say थोड़ा सा change हो गया होगा, but the value will not have a significant change. Similar to this, अगर आप एक टेबल पे, मान लो आपका टेबल का जो सरफेस है उसका एरिया है लेट्स से 100 मीटर स्क्वायर, द टेबल इन विच यू आर लेट्स से स्टडीइंग राइट नाउ. अगर आपने उसके ऊपर अभी अपना बुक रख दिया, ठीक है, अब उसके कारण क्या होगा? सम पार्ट ऑफ द टेबल विल बी ऑक्यूपाइड. नाउ इफ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग टेबल, विल इट बी 100? नो, वो अब 100 से थोड़ा सा कम होगा. तो यहाँ पे भी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे यू विल हैव 3 डिफरेंट, ये कुछ ऐसा अपनी कॉपी में बस इतना ड्रॉ कर लेना, एंड देन लेंथ यूज करोगे. लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज 5 सेंटीमीटर वाला ही है. ओके, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? हमारा लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. हमारा इसको ब्रेथ दिखा देना, ये भी 5 सेंटीमीटर और हमारा हाइट भी 5 सेंटीमीटर. तो फाइनली यू कैन फाइंड द टीए से बस पुट करो L की वैल्यू 15, B की वैल्यू 5 एंड H की वैल्यू 5. इज इट ओके? Yes, sir. क्लियर है ना एकदम डायग्राम माइंड में? ठीक है, ग्रेट यार, वेरी गुड. Thank you, sir. नेक्स्ट, और किसको क्या प्रॉब्लम है? टेल मी. और किसको क्या प्रॉब्लम है? शायद अली अब्बास, एनी इश्यूज? तरुण, इसने तो अभी तक अपना चैट ही ऑन नहीं किया है, इसको रिमूव करो. ओके, और कोई डाउट्स नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 इन होमवर्क. अपूर्वा अनम्यूट करना. तो आप भी बहुत बार मैंने फील किया है, यू जस्ट वेस्ट द टाइम एंड यू डोंट डू जेन्युइन एफर्ट्स. टेल मी, आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? सर मैंने टोटल सरफेस एरिया 2 into L into B plus B into H plus H into L ठीक है, equals to बट 1. आपने LBH में वैल्यू क्या डाली है? सर जो हमारे रेशियो में दिया है 1:2:3.
तो 1:2 अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए और आपके पास 200 रुपए, रेशियो कितना बनता है? 100:200. आप ये बताओ, अगर कहीं पे रेशियो 1:2 दिया हुआ है, अगर मेरे पास Yes, जितने पैसे और आपके पास जितने पैसे, अगर उसका रेशियो 1:2 है, तो डज इट मीन कि मेरे पास 1 रुपए और आपके पास 2 रुपए है? क्या इसका ये मतलब होता है? नहीं इक्वल ना। होगा 2. आपने यहाँ से वैल्यू कैसे उठाया? डिड यू कंसिडर द वैल्यू ऑफ L as 1, द वैल्यू ऑफ B as 2? तो टेल मी देन हाउ विल यू फाइंड द डायमेंशंस? आपके पास वेरिएबल था, आप डायमेंशंस कैसे निकालते? सर टोटल सर चाहिए टोटल सर, आपने L का वैल्यू 1 ले लिया, B का वैल्यू 2 ले लिया और H का वैल्यू 3 ले लिया। अब आप, मैं बता रहा हूँ कि आपने उस तरीके से किया क्या, ठीक है? आपने जब L का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और H का वैल्यू 3 ले लिया, अब आप 2LB + BH + LH कर रहे हो, तो 2 + 6 + 3 9। तो आपके यहाँ से ये बन रहा था 18, आपके हिसाब से बना 18, क्वेश्चन में दिया 190। अब बताओ आपने कैसे सॉल्व किया होगा उसको? कैसे सॉल्व किया होगा? सर 2 × 2 + 6 + 3 = 198. तो हो सकता है, आया हो सकता है। मतलब आप सोचो कि आप क्या कह रहे हो, 2 × 2 + 6 + 3 = 190। आप खुद देखो तो अपने इक्वेशन को देखो, अपने इक्वेशन को खुद देखो, डज इट मेक्स एनी काइंड ऑफ सेंस टू यू? ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव रिटन अल्टीमेटली कितना 9 + 22, लेफ्ट हैंड साइड में 22 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 198 लिखा हुआ है। क्या किसी भी मैथमेटिक्स में आपको सिखाया गया था कि 22 = 198? लिखा सिखाया गया था ये चीज? ऑब्वियसली नहीं ना। तो यहाँ पे क्लियरली क्या दिखा, एक बहुत बेसिक चीज जो हमने बहुत चैप्टर्स में लीनियर इक्वेशन में भी यूज किया था, जहां पे रेशियोज दिया हुआ है। जब भी रेशियोज दिया हुआ रहता है, वी डोंट कंसीडर इट टू बी द एक्चुअल वैल्यूज। ध्यान से सुन लिया करो थोड़ा सा। लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ फोकस, यही ना रिजल्ट कर रहा है आपका। आपके टेस्ट के स्कोर्स में भी इसलिए इफेक्ट होता है, आपके डाउट्स बड़े फालतू फालतू होते हैं, इसका यही रीजन है। जब किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और किसी दूसरे इंसान के पास 2 करोड़ रुपए है, जब आप उसका रेशियो कैलकुलेट करोगे, रेशियो ऑफ द अमाउंट विल बी व्हाट? रेशियो ऑफ द अमाउंट, हम जितना कॉमन फैक्टर होता है कैंसिल आउट करते हैं, कितना हुआ? दिस बिकेम 1:2। तो 1 करोड़ अपन 2 करोड़ का रेशियो भी 1:2 हो रहा है। डज इट मीन कि 1 रुपया है उसके पास और दूसरे के पास 2 रुपया है? नहीं, आपके पास 100 रुपए है, आपके फ्रेंड के पास 200 रुपए है, रेशियो कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल हो गया, 1:2 बन गया। क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास 1 रुपया, आपके फ्रेंड के पास 2 रुपए? नहीं। क्या आप अभी क्लास 7th में हो? दिस इज समथिंग व्हिच यू डील इन क्लास 7th, नॉट इवन इन 8। और उसके बाद भी यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन में रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्टली साकेत, हमको एक्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगली बार से इस तरीके के अगर आपके अटेम्प्ट्स होंगे अपूर्वा, आई विल आस्क कि आपने अटेम्प्ट क्या किया है। आपके अटेम्प्ट अगर जेन्युइन नहीं लगेंगे, आई विल नॉट एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन। बात खत्म है। बिकॉज इन दिस वे आई डोंट थिंक कि यू विल एवर बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। मैथ्स में आपने एक जगह 22 = 198 दिखा एंड देन यू फील आपका आंसर नहीं आ रहा। यू शुड एक्चुअली फील कि यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एट ऑल, और आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे 1:2:3 में कुछ गड़बड़ किए हो। तो पहले ये देख कर आना कि इसको कैसे डील करना है, फिर मैं बताऊंगा। यस पीयूष, एग्जैक्टली, x 2x और 3x लेके। चैट में मुझे लोग सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलो, तो आई थिंक और कोई सीरियस स्टूडेंट है जिसने जेन्युइनली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है? जितनों के डाउट्स है वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर किसी के डाउट है तो यू आर, बस टेल मी कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया है। इफ आई फील दैट यू मेड अ जेन्युइन अप्रोच, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द सॉल्यूशन जो मैंने बाकियों के साथ किया हुआ है। अगर इस तरीके के अप्रोच है जहां पे आपने क्वेश्चन में कुछ भी किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, शायद 1 मिनट 2 मिनट में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, यू शुड स्पेंड 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट स्पेंड करो। नहीं होता उसके बाद मूव ऑन करो। कितने लोग हैं यहाँ पे जो अगर मैंने 10 क्वेश्चन दिया तो आपने 2.5 घंटे बैठे होंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ? 2.5 घंटे बैठे होगे ना, तो छानबीन किया होगा आपने, हीरोन्स फॉर्मूला से थोड़ा रिलेट किया होगा, तभी आपको बहुत जगहों पे हेल्प मिल गया होगा। लास्ट क्लास जो हुई थी, आउट ऑफ 1.5 आवर्स
I spent roughly 1 hour 60 to 65 minutes only in teaching the concept of surface area and this. And if I'm making this much of efforts and then I'm coming across a student like this जिसने bare minimum effort भी नहीं किया होगा, please I'll let you know that ऐसे नहीं काम चलने वाला, ठीक है? प्रयांश ने 3 घंटे में पूरा होमवर्क किया, अच्छी बात है प्रयांश, आपने इसलिए डाउट नहीं पूछा, जब कोई 2.5-3 घंटे लगाएगा तभी उससे बनेगा। क्लियर कट बात है। द रीजन व्हाई वी हैव अवॉइडेड एनसीईआरटी एंड मूव्ड ऑन टू ओनली अवंती का मॉड्यूल सो दैट आपके पे क्वेश्चंस कम होंगे बट सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 7 plus 10 17. I gave you only 17 questions as homework. कब last class happened on Friday, Saturday, Sunday, Monday, मतलब you got roughly 72 hours in between. अभी 72 hours में अगर 2.5 से 3 घंटे नहीं निकाल पाए मैथ्स में, then it's worthless ना teaching you. So and I'm 100% sure, मैंने कुछ लोगों के होमवर्क्स खोल के देखे थे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, नाम भी नहीं लेना आप मेरे को, बिकॉज आप जब एफर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आप लोगों का नाम लेकर आई विल नॉट मेक दोज एफर्ट्स, ठीक है? यस साकेत, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगा के निकालोगे वहीं से आ जाएगा। परफेक्ट, चलिए, सो देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्चुअली आई लुक्ड एट योर स्कोर्स, जो आपने कल टेस्ट दिया था ना, उस टेस्ट के स्कोर्स मैंने देखे हैं और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ इन सब स्टूडेंट्स पे, आप लोग उस तरीके का टेस्ट में भी अटेम्प्ट नहीं दे रहे। So let's move on to the next part and let's benefit the students who are actually working hard. Surface area of cylinders and cone. Now, ओके, सो हमने क्यूब और क्यूबॉइड्स के फॉर्मूलाज वगैरह सब देख लिए हैं, ठीक है? अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज कोन और सिलेंडर। आज की क्लास में टारगेट यही दोनों होने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, मीनवाइल एक चीज मुझे याद है, दिस इज आवर लास्ट क्लास का फाइल ना, ये हमारा लास्ट क्लास वाला फाइल है। ना इसमें एक छोटी सी चीज थी डायगोनल। मैंने आप लोगों को डायगोनल के बारे में बात नहीं किया था, है ना? डायगोनल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाया था। डायगोनल का मतलब क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट डायगोनल? अनन्या ने हैंड रेज किया। यस अनन्या। Sir, a line in any same figure joining two alternative edges. Alternative की जगह we will use non-consecutive, ठीक है? अच्छा, इनफैक्ट लेट्स से अब जैसे अभी आप रूम में हो, ठीक है? आप अभी रूम में हो तो फ्रंट में आपको एक वॉल दिख रही होगी, उस वॉल पे आप कितने डायगोनल्स बना सकते हो? सर रूम रेक्टेंगल, जो वॉल है वो रेक्टेंगल का है तो दो डायगोनल्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो गाइस जस्ट इमेजिन कि ये जो लाइट येलो कलर का जो हमको अभी दिख रहा है ना बैकग्राउंड, इस तरीके का आपको वॉल दिख रहा है। तो अगर आप वहां पे डायगोनल्स ड्रॉ करते हो तो एक ये डायगोनल होगा और दूसरा ये डायगोनल होगा, ठीक है? दूसरा ये डायगोनल होगा। तो इस तरीके से आपने कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए? 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। बट ये डायगोनल कहां पे ड्रॉ किया आपने उस वॉल पे किया जो आपके फ्रंट पे था। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड में भी उतने ही डायगोनल्स बनेंगे 2, राइट में भी उतने ही डायगोनल्स बनेंगे, बैक में भी उतने ही डायगोनल्स बनेंगे, टॉप में भी इट्स अ रेक्टेंगल 2 डायगोनल्स बनेंगे, एंड बॉटम जिसमें आप बैठे हुए हो वहां पे भी 2 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गया जो सरफेस के ऊपर हम डायगोनल बना रहे हैं। एक और चीज होती है, लेकिन ये सब तो हम लोग रेक्टेंगल का, ये देखो यहाँ पे जो डायगोनल की बात हो रही है दैट इज द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो कोई ये बता सकता है कि व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हियर? व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हियर? यस, आयुषी ने हैंड रेज किया है। यस आयुषी। सर क्यूब में 2 ही डायगोनल होता है,
लेकिन सर उसके दोनों डायगोनल सेम होते हैं, मतलब उनका लेंथ सेम रहता है। नहीं, यहाँ पे ये डायगोनल का मतलब, क्यूब का डायगोनल का मतलब क्या होगा? अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो अपने घर के रेस्पेक्ट में, एज्यूम दैट यू आर सिटिंग इन अ क्यूबॉइड रूम में बैठे हुए हो, तो उसके हिसाब से बताओ कि कैसे एक्सप्लेन करोगे डायगोनल को लेकर। सर आई कांट एक्सप्लेन। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली योर बॉडी डायगोनल। योर बॉडी डायगोनल मतलब रूम का बॉडी डायगोनल, रूम का बॉडी डायगोनल, ठीक है। मैंने जो वो सरफेस के ऊपर जो डायगोनल्स बात किया, ये वो नहीं है, ये तो वो तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हो गए ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हो गए। लेकिन अभी हम किसका डायगोनल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड में जो डायगोनल होता है वो बॉडी डायगोनल होता है। अब ये आप कैसे इमेजिन करोगे? तो इमेजिन करो कि आप जहां पे बैठे हुए हो, आप अपने राइट में देखो कोने में, अपना सर उठाओ, राइट में जो कोना दिख रहा है ना, कॉर्नर, वो कॉर्नर को देखो, ठीक है। वहां से इमेजिन करो कि एक लाइन आ रही है, और वो लाइन कहां पे? अब आप पीछे घूमो और लेफ्ट में नीचे की तरफ, कहां से? तो इट्स लाइक वो रूम के मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा, रूम का जो एकदम पूरे बॉडी का जो मिड पॉइंट होगा ना, उसको क्रॉस करेगा। एंड जस्ट इमेजिन कहां से? इट्स एक टॉप कॉर्नर से एक बॉटम कॉर्नर की तरफ, एंड इट हैज टू बी अपोजिट। ओके, इट हैज टू बी अपोजिट। तो इस तरीके के जो डायगोनल्स होते हैं, उनका उसका फॉर्मूला है √L² + B² + H²। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ऐसे कितने डायगोनल्स पॉसिबल है? तो ऐसे 4 डायगोनल्स पॉसिबल है। हर एक डायगोनल का लेंथ सेम होगा, हर एक डायगोनल का लेंथ सेम होगा, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, देयर विल बी 4 डायगोनल्स। कैसे होंगे 4 डायगोनल्स? बिकॉज अगर आप टॉप को देखोगे, तो टॉप इज योर रेक्टेंगल, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तो अगर आप छत को देख रहे हो, तो छत के कितने कॉर्नर्स हैं? छत के 4 कॉर्नर्स हैं। तो हर एक कॉर्नर से ग्राउंड के ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ, टॉप के हर एक कॉर्नर से ग्राउंड के ऑपोजिट कॉर्नर की तरफ एक लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, विच विल बी द डायगोनल, ठीक है। और इस तरीके से, क्योंकि 4 कॉर्नर्स है, तो इसीलिए 4 डायगोनल्स बनेंगे, इसीलिए 4 डायगोनल्स बनेंगे। यस आयुषी, बताइए, हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? ओ सॉरी सर, वो नीचे करना भूल गई थी। अच्छा, यस अकेत। जैसे कोई एक सरफेस पे केवल करेंगे तो 2 डायगोनल होगा, और जैसे पूरे रूम में करेंगे तो 4 डायगोनल। हाँ, मतलब एक सरफेस पे, एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे आके 2 डायगोनल्स बना सकते हो, और एक क्यूबॉइड वाला रूम हो गया या क्यूब वाला रूम हो गया, उसमें 4 डायगोनल्स बना सकते हो। यस, ठीक है, थैंक यू। हाँ, यस रजनीश। सर एक फोटो बना के थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ, फोटो मतलब मैं यहाँ पे जस्ट लेट मी टेक द हेल्प ऑफ गूगल। अगर वैसा एक इमेज है ना, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल ऑफ एक्चुअली अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं आपको अच्छे से वो कॉर्नर दिखा पाता। अब यहाँ पे कॉर्नर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जस्ट वेट। ओके, आई गॉट इट। दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। अब इस क्यूबॉइड में ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये तो अपना सरफेस का डायगोनल हो गया, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, ये वाला लाइन किसका बात कर रहा हूं मैं अभी? मैं बात कर रहा हूं इस वाली लाइन का। व्हाट इज दिस? दिस लाइन इज योर बॉडी डायगोनल। कैन यू गेट दिस आइडिया? ये आपका बॉडी डायगोनल हो रहा है। आ रहा है समझ में? समीर पूछ रहा है हाउ 4 डायगोनल। समीर,
बिकॉज यू हैव 4 कॉर्नर्स ना। अगर आप छत पे देखोगे, छत इन द सेंस अगर आप अपने ओवरहेड पे देखोगे तो वहां पे 4 मेरे को कॉर्नर दिख रहे हैं, तो हर एक कॉर्नर से हम एक एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। रजनीश ये समझ में आया है? दूसरा Yes. एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा है, बट वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये देखो डॉटेड लाइन से, लेट मी जूम यार इफ आई एम पॉसिबल। हाँ ओके, तो यहाँ आई थिंक अभी ज्यादा क्लियर हो गया लोगों के लिए। ये वाली जो लाइन दिख रही है स्टूडेंट्स, दिस इज माई बॉडी डायगोनल, दिस इज माई बॉडी डायगोनल। और ये जो दिख रहा है ना रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सरफेस डायगोनल है। ये आपका सरफेस डायगोनल मतलब रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बॉडी का डायगोनल हो गया। ठीक है, आई होप नाउ एवरीवन इज एबल टू फिगर दिस आउट। अनुजा कह रही है कि सर बॉडी डायगोनल क्यों बोलते हैं? अनुजा बेसिकली वी यूज द वर्ड डायगोनल ओनली, हम डायगोनल ही बोलते हैं अभी पर समझाने के, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के बीच से निकल रहा है, जो क्यूबॉइड है उसके बॉडी के बीच से निकल रहा है। ठीक है, साकेत पूछा सरफेस में अलग फॉर्मूला। सर ऑब्वियसली साकेत, बिकॉज सरफेस इज अ रेक्टेंगल, वो तो एक रेक्टेंगल हो गया ना सरफेस, तो उसका डायगोनल कैसे होगा? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेट मी कंसीडर दिस इज द रेक्टेंगल। अब अगर आप इस रेक्टेंगल में डायगोनल की बात करो तो ये एक डायगोनल हो गया। अब अगर आप इस डायगोनल की लेंथ निकालोगे, कैसे निकालोगे लेंथ? ए बी सी। अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री आपको पता है, सिंस इट्स अ रेक्टेंगल, तो ये एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो जो BC है दैट विल बी रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या निकल आएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आया बॉडी का डायगोनल। और ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये भी समझ सकते हो कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, इसको ज्वाइन किया है, दिस इज माय सरफेस डायगोनल, दिस इज माय हाइट and this is my body diagonal. So when you are joining the body diagonal, the height and the surface diagonal, it is actually forming a right angle triangle. It is actually forming a right angle triangle like this. So in that right angle triangle, if you use Pythagoras theorem again, so now the body diagonal is actually BH. The body diagonal is actually BH. So in the right angle triangle, that BH is acting as a hypotenuse. तो अब हमारे पास बचा क्या? दैट BH स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब आप देखो तो ये अपना HF स्क्वायर, ध्यान से ऑब्जर्व करो, HF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। ठीक है, तो BH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू HF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर होता है। सो BH होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहां पे है बाहर H स्क्वायर। अब इसके यहाँ पे क्योंकि ये दिस इज होल स्क्वायर ना, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब मैं खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो BH होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटा के दूसरी साइड भेजेंगे तो रूट लगेगा, यहाँ से भेजोगे तो इधर रूट आ जाएगा, इसलिए रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आता है। ओके साकेत, क्यूबॉइड में 4 डायगोनल, क्यूब में भी 4 डायगोनल। देखो अगेन, अगर हम डायगोनल की बात करें, सिंपल सा, अगर लेट मी टेक इट टू दिस पार्ट, तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स यू हैव? You have 4 body diagonals. How many surface diagonals you have? How many surface diagonals you have? तो इसके लिए आप क्या देखोगे कि एक क्यूबॉइड में 6 सर्फेसेस होते हैं, एक क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होते हैं, और हर एक सरफेस में 2 डायगोनल होता है, हर एक सरफेस में 2 डायगोनल होता है। तो उस हिसाब से सरफेस डायगोनल्स कितने हो गए? सरफेस डायगोनल्स हो गए 12 टाइम्स, 12 सरफेस डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, और 4 बॉडी डायगोनल्स हो जाएंगे। चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे रीड करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन। चलो, तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर कैसे बनता है, मतलब यहाँ पे हम जो सिलेंडर की बात करते हैं ना, वी एक्चुअली टॉक अबाउट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये वर्ड्स जब आपको सुनने को मिलेगा तो आपको क्या पता चलना चाहिए? राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाउ इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है? सो आप क्या करो,
टेक अ पेज, आप एक तरीके से एक रेक्टेंगुलर पेपर को लेना, ठीक है, और उसको होता है ना कभी कभार आप उसको मोड़ते हो, जैसे लेट्स से आई टेक दिस, तो ये रेक्टेंगुलर पेपर था, ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया जो आप लोग करते हो ना क्लास में देखने के लिए। नाउ दिस इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। नाउ अब मेरे को इसके सरफेस का एरिया निकालना है, इसके सरफेस का एरिया निकालना है। तो तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली अब यहाँ पे क्या है, जस्ट इमेजिन करो अगर मैंने इसको इसी के अलोंग फोल्ड कर दिया था, ठीक है, फोल्ड कर लिया था, तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, आइडेंटिकल, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सिलेंडर का बेस क्या है, सिलेंडर का बेस में एक सर्कल है, सिलेंडर के ऊपर में भी एक सर्कल है, तो ये सर्कल का, इस सर्कल के रेडियस को हम मान लेते हैं r, ठीक है, इस सर्कल के रेडियस को मान लो r, तो यहाँ पे भी जो सेंटर होगा ये r हो गया, एंड यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया हाइट, तो ऊपर r है नीचे r है, ये लेंथ है हाइट। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि अगर ये आपका सिलेंडर था, लेट मी स्टॉप द शेयर, इमेजिन करो कि ये आपका सिलेंडर था, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंची से काट के खोलूंगा तो ये इस तरीके से खुलेगा, तो बेसिकली आई विल हैव व्हाट, आई विल हैव अ रेक्टेंगुलर शीट, सो आई कैन से द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। आ रहा है समझ में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, दिस इज आवर कर्व सरफेस एरिया, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस and the top, I'm talking about only this surface. So right now if you just make a cut and if you just open this, you will get a rectangular sheet. So एक छोटा सा डेरिवेशन अपना यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पे आ जाएगा कि CSA of cylinder, the curved part, okay, the curved surface area of cylinder will be equal to the area of rectangular sheet, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब स्टूडेंट्स क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शीट हो गया तो अब हमको इसका लेंथ और इसका ब्रेथ जानना है, इसका लेंथ और इसका ब्रेथ हमको जानना है। तो आप देखो कि इसका लेंथ अगर यहाँ पे h था, यहाँ पे h था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी तो h ही रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं हुआ। और वो जो सर्कल ये वाले पार्ट को अगर इमेजिन करोगे, सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई r, दिस इज नथिंग बट 2 पाई r, बिकॉज जब आपने उसको ओपन किया स्टूडेंट्स तो जो सर्कल था वो अब एक लाइन में आ गया। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r होता है, तो कहने के लिए इस रेक्टेंगल में ये वाली साइड क्या होगी, दिस विल बी 2 पाई r। कैन यू फिगर दिस आउट, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड, आर यू एबल टू फिगर दिस आउट, टेल मी, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला केम, फॉर्मूला समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इट्स क्लियर, ग्रेट। तो आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट करते हो तो रेक्टेंगुलर शीट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारा एक मान सकते हो 2 पाई r को मान लो और ब्रेथ को हम लोग h मान लेते हैं, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r होल इनटू h। सो फाइनली दिस बिकम्स 2 पाई rh, this becomes 2 pi RH, CSA of cylinder। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, ये हमारा CSA आ गया। नाउ
अब ये पहला फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला इज THA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया. तो आपको तो बताया हुआ है लास्ट क्लास में कि लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल में से टॉप और बॉटम को हटा देना. तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना चाहते हैं तो आई कैन से दैट इट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर, it will be CSA of cylinder plus area of top circle, जो ऊपर जो सर्कल है वो, प्लस बॉटम सर्कल, एरिया ऑफ बॉटम सर्कल. ठीक है. अब ऊपर है हमारे पास 2πRH, फिर हमारे पास CSA 2πRH हो गया. ऊपर वाला सर्कल है उसका एरिया πr² होगा, नीचे वाला सर्कल है उसका भी एरिया क्या होगा, πr² होगा. तो फाइनली अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाने जाओगे तो 2πRH प्लस 2πr² होता है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे अगर हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बनकर आएगा, ब्रैकेट में H प्लस R बनकर आएगा. सो दिस इज वेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर. तो ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया. ठीक है, ये आपका अगला फॉर्मूला हो गया. समझ में आ रहा होगा आई थिंक. अगर आपको डेरिवेशन समझ में आता है तो क्वेश्चन में थोड़ा हेल्प होता है, बट इवन इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला और आपको पता है डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, दैट विल वर्क जस्ट फाइन, यू वोंट हैव एनी इशू. नेक्स्ट, थर्ड थिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. Now, if you remember last class में मैंने आप लोगों को वॉल्यूम का सिंपल तरीका बताया था, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट. तो अगर हम यहाँ पे वही फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो भी हम फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट. अब जैसे कि अगर आप एक सिलेंडर देखोगे, राइट, तो सिलेंडर का बेस क्या होता है, सिलेंडर का बेस इज अ सर्कल. तो बेस एरिया बोलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सर्कल का एरिया बोलना. तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या बन जाएगा, πr². हाइट हो गया h, तो ये बन गया πr²h, πr²h. ठीक है. तो फर्स्ट फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर विच इज 2πRH. सेकेंड फॉर्मूला इज TSA, that is 2πr into H plus R, and third formula is πr²h. पाई का वैल्यू नहीं पुट करोगे, it will remain as it is. अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू बोला है 22/7 तो रखो. क्वेश्चन में पाई का वैल्यू अगर 3.14 बोला है तो वो रखना. क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो आप उसके इसमें आंसर को 20 पाई में ही छोड़ सकते हो, या अगर आपका रेडियस 7 का मल्टीपल होता है तो उस टाइम पे 22/7 लेके करना. ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू है क्या, कहीं कहीं पे पाई का वैल्यू 3.14 लिया जाता है, कहीं कहीं पे पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाता है. तो ये डाउट हमारे मन में आता है, राइट. तो उसके लिए आपको सिंपल से क्या टेक्निक फॉलो करनी है कि अगर क्वेश्चन में लिख दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो अब आपको वही पुट करना है, 3.14 पुट मत करना. अगर क्वेश्चन में बोल दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो आप वहां पे 3.14 ही पुट करोगे, तब 22/7 नहीं रखोगे. एंड अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है पाई का कौन सा वैल्यू रखना है, देन इट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस. यू कैन गो विद दैट अप्रोच जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो. जैसे कि जनरली जब रेडियस एक 7 का मल्टीपल होता है, जैसे 7, 3.5 इस तरीके की वैल्यूज होती है, तो वहां पे इट सजेस्टेड टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 ताकि वो कैंसिलेशन हो जाए. 22/7 का डिनोमिनेटर में 7 होगा, रेडियस के साथ कुछ कैंसिल कर देगा. नहीं तो आप ऐसे केसेस में पाई में भी आंसर छोड़ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सिलेंडर से रिलेटेड. चलो पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं. Try out question number 4. Try out question number 4. Question number 3. इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. I'll give you 4 to 5 minutes. मैं पानी पी के आता हूं 2 मिनट के अंदर.
ओके चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चंस में आपका अप्रोच क्या होगा। ऑलवेज राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। Two pipes P1 and P2 have areas 100 centimeter square and 200 centimeter square respectively. If the ratio of their heights is H1 is to H2 is 2 is to 3, find the ratio of their radii. तो सबसे पहले हमें मतलब इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के, जैसे जनरली आप लोग क्या करते हो अपने लेवल पे, बहुत बार जो मैंने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा एंड दे फेल्ट द क्वेश्चन टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट, तो वो लीव कर देते हैं। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप पढ़ के समझते हो कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम and you are judging just by reading the question, then it's going to be difficult. What you actually have to do is आपको हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब वहां पे हमारे पास सरफेस एरिया का वैल्यू 100 and 200 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो 100 क्या है, वो पहले पाइप का सरफेस एरिया है। अच्छा, सरफेस एरिया बोला हुआ है। एक और चीज, 2 पाइप्स हैव एरियाज 100 and 200, तो अब यहाँ पे सिर्फ एरिया बोला हुआ है, तो आपके दिमाग में फिर अगला डाउट आना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। बताओ चैट में कौन सा पिक करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पिक करेंगे या टोटल सरफेस एरिया पिक करेंगे? टेल मी। Why CSA? Why will we pick CSA? हमें तो टोटल सरफेस एरिया पिक करना चाहिए ना, हमें तो टोटल सरफेस एरिया पिक करना चाहिए। क्यों? बिकॉज नॉट बिकॉज इट्स अ पाइप, बिकॉज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, जब तक क्वेश्चन पर्टिकुलरली ना बोले लेटरल सरफेस एरिया के लिए, या क्वेश्चन अगर आपको कह रहा है 4 वॉल्स से आपको पता चल जाएगा कि लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ एरिया कह रहा है तो इन दैट केस यू विल हैव टू कंसीडर द टोटल सरफेस एरिया। मैंने लास्ट क्लास में बहुत क्लियरली बोला हुआ है। सो सबसे पहले हमें ये पता चल जाएगा कि TSA1 इज इक्वल टू 100 एंड TSA2 इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब आप सोचो कि और क्या इंफॉर्मेशन दिया है मेरे को क्वेश्चन ने। मेरे को क्वेश्चन है हाइट का रेशियो दिया हुआ है 2:3, हाइट का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो हम ऐसा कर लेते हैं, H1:H2 इज इक्वल टू 2:3, है ना। और पूछा क्या है क्वेश्चन ने बोला है फाइंड रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो R1:R2 पूछा हुआ है। तो गाइस दिस गिव्स यू अ वेरी बिग हिंट कि यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। आपको R1 और R2 का अलग अलग करके वैल्यू नहीं निकालना है, आपको उसका रेशियो निकालना है। सो अब अगर मैं एक बार इंफॉर्मेशन से शुरू करूं, आ जाओ सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें TSA1 का मतलब क्या हुआ, पहले पाइप का टोटल सरफेस एरिया। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे 2 पाई R इंटू H प्लस R। अब यहाँ पे क्योंकि T1 वो सब है ना, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 पाई R1 इंटू H1 प्लस R1। दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 100। सिमिलरली अगर हम बात करें TSA2 का, TSA2 मतलब सेकेंड पाइप। तो गाइज अब सेकेंड पाइप आया है तो उसका रेडियस अलग होगा, उसका हाइट अलग होगा। तो मान लीजिए कि उसका जो रेडियस है R2 है और उसका हाइट जो है वो H2 है। तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला में यू विल हैव 2 पाई R2 ब्रैकेट H2 प्लस R2, 2 पाई R2 ब्रैकेट H2 प्लस R2। दिस वैल्यू विल कम आउट एज 200। ये वैल्यू आ जाएगा 200, ऊपर है 100 नीचे है 200। अच्छा अब सोचो, आपको क्वेश्चन में R1/R2 पूछा हुआ है। क्वेश्चन में अगर R1/R2 पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमको ये डिवाइड, इसका रेशियो लेना पड़ेगा, इसका रेशियो लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें दिक्कत कौन करने वाला है,
अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2 पता है, आपको पाई पता है क्या है, आपको h भी पता है इनडायरेक्टली। कैसे पता है h? अभी h1:h2 का वैल्यू अगर 2:3 दिया हुआ है तो आई कैन राइट h1 को हम फिर क्या मान सकते हैं, आई कैन एज्यूम h1 as 2k एंड आई कैन एज्यूम h2 as 3k। ऑलवेज रिमेंबर रेशियो का मतलब ये नहीं कि आप h का वैल्यू 2 और मतलब 2 और 3 ले लोगे, h1 और h2। इट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू अ मल्टीपल। ओके, तो 2x अपॉन 3x कर लो या 2k अपॉन 3k कर लो, कुछ भी चलेगा। द ओनली थिंग इज दोनों ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। सो अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रीराइट करूंगा, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। तो अब जब मैं इसको रीराइट करूंगा तो 2 और मैं साथ में लिख देता हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 पाई। अच्छा, व्हाई एम आई गोइंग फॉर डिवीजन? बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ रेशियो, हमको भी तो वो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अब देखो 2 पाई r1, वहां पे ब्रैकेट में h1 प्लस r1 है, h1 की जगह क्या रखोगे आप, 2k रखोगे। तो 2k प्लस r1 डिवाइडेड बाई नीचे 2 पाई r2 ब्रैकेट में h2 की जगह पे क्या रखोगे, 3k प्लस r2 रखोगे, 3k प्लस r2 रखोगे। दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 200, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 200। क्या होता है कि जब आप दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हो, जब दो इक्वेशंस का रेशियो लेते हो तो उनका लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और उनके दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है उनका रेशियो राइट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चीज थी ये यहां पे आ गई, ये जो चीज थी ये यहां पे आ गई, और सेम राइट हैंड साइड में वो 100 और 200 था, तो 100 200 वहीं डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब इसके आगे क्या करना है, ज्यादा कुछ कर सकते हो नहीं, अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0000 ये भी कैंसिल हो गया। तो अब आपको इसके बाद क्या करना चाहिए, यू शुड गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ r1 ब्रैकेट 2k प्लस r1 इज इक्वल टू r2 3k प्लस r2। अब यहां पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ करके दे दिया। अब यहां से आपको r1 अपॉन r2 कैसे निकालोगे ये आपको सोचना है, r1 अपॉन r2 कैसे निकालोगे ये आपको अब सोचना है, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट आई लीव इट फॉर यू, थोड़ा सा मेहनत करो, आई लीव इट फॉर यू, ठीक है। नाउ कोन, मैं जल्दी से आपको फिलहाल क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ कोन, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब कोन मतलब आप सबसे परफेक्ट एग्जांपल कोन के लिए क्या हो जाएगा, बर्थडे कैप्स, बर्थडे कैप्स हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया, ठीक है। तो कोन के लिए हाँ, अब यहां पे अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ट्राई टू इमेजिन जो ब्लैक कलर का शेप है दैट इज द शेप ऑफ अ कोन। अब ये व्हाट इज दिस, तो बेस में हमारा एक सर्कल होता है, जैसे आप बर्थडे कैप हो गया या आइसक्रीम कोन हो गया तो वहां एक सर्कल होता है ना जो खाली रहता है, तो ये आपका सर्कल का सेंटर है O, और ये मान लो A है, ये मान लो B है, ठीक है। तो O से लेके A तक का वैल्यू इज R, O से लेके B तक का वैल्यू इज H एंड AB इज L। तो यहाँ पे हम OA को क्या बोलेंगे, OA will be the radius of base, OA will be the radius of base. OB is called as the height of cone, OB को बोला जाता है height of cone, and AB को बोला जाएगा slant height of cone, slant height, ठीक है।
तो ये कुछ नया चीज आएगा। अब रेडियस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट को स्मॉल h और स्लैंट हाइट को स्मॉल l। तो अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, इट्स फॉर्मिंग अ परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज फॉर्मिंग अ परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। BOA HRL। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। This becomes your very first information and you have to use it in most of the questions। जरूरत पड़ता है, ठीक है। स्लैंट हाइट मतलब ये जो टेढ़ा वाला जो लेंथ है ना, टेढ़ा वाला लेंथ, उसको स्लैंट हाइट कहते हैं। अब मैं जल्दी से आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज अभी लिख देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की, ये जो एक कोन है, कोन का टॉप में एक पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट का एरिया तो ना के बराबर है। अगर आप पूरे सरफेस को देखो, पूरा कोन स्ट्रक्चर को देखो, तो उसके मुकाबले जो टॉप में जो एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट का एरिया ना के बराबर है। तो हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं। CSA इज पाई आर एल, एरिया ऑफ टॉप इज जीरो एंड बेस में एक सर्कल होता है, बेस में एक सर्कल होता है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल कर आया? पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया CSA का, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया TSA का, थर्ड इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप ऐसे ही याद रखो, इट इज वन थर्ड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वन थर्ड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। CSA ऑफ कोन में कल एक्सप्लेन कर दूंगा। CSA ऑफ कोन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा सिलेबस के बाहर भी निकल जाता है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट, ओके, कल सिखा दूंगा। यस पीयूष, अल्टीमेटली स्लैंट हाइट देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाला ना, अगर हमारे पास H और R है तो। होमवर्क में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको RS अग्रवाल की बुक ग्रुप पे सेंड करूंगा दोबारा से। पहले उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखो, समझने की कोशिश करो, तब जाके सॉल्व करो। अगर इफ यू आर वीक एंड अगर आपने पहले जेन्युइन मेहनत नहीं किया है, तो जिन्होंने जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे लगा रहे हैं, उनको RS अग्रवाल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली फोकस ऑन द अवंती मॉड्यूल, एंड अगर अलग से प्रैक्टिस करना तो अपना टेक्स्ट बुक NCERT वगैरह प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने खाली मस्ती किया है, जेन्युइनली हार्डवर्क नहीं किया, आप लोगों को RS अग्रवाल के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पहले देखना चाहिए और उसके बाद मॉड्यूल को ट्राई करना चाहिए। ये आपके लिए सजेशन है। चलो, so I'm ending the session here. Bye everyone. मिलते हैं कल की क्लास में।